नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमने इस चैनल के माध्यम से आपका एक टॉपिक चला रखा था 10th क्लास का प्रकाश, और उस प्रकाश के नाम के टॉपिक के अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं और उसके प्रकार हैं। ऐसे ही फिर आगे हमने पढ़ा था दर्पण में भी कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण में परावर्तन के नियम कैसे क्या काम करते हैं। और साथ में पढ़ा था हमने दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो इन्हीं टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मेरे को पता चले कि क्या कमी रही। तो आगे बढ़ने से पहले आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के अंदर जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक बिना किसी दुविधा के पहुंच सके। और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और अपने नज़दीकी जो फ्रेंड है उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था दर्पण। टॉपिक का जो नाम था वो टॉपिक का नाम था दर्पण। ठीक है, इस दर्पण में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, तो इन्हीं टॉपिकों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज इस दर्पण के अंदर पढ़ेंगे हम जो दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो ये दो टॉपिक हैं, ये आज इस समय चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। और एक टॉपिक लास्ट जो इसका रह जाएगा वो रह जाएगा दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, जो गोलीय दर्पण है इस दर्पण के उपयोग। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या उपयोग हैं और कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो सबसे पहला टॉपिक होगा फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है। हमारा ये कौन सा दर्पण है स्टूडेंट? तो ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कह रहे थे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये अवतल दर्पण है जिसका ये जो पी क्यू एक परावर्तक पृष्ठ है या द्वारक है। इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है, और ये मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, पोल कहलाता है। ठीक है, और साथ के अंदर ये इसका
मुख्य एक्स है जिसमें यहाँ वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु है। वक्रता केंद्र किसे कह रहे थे सबको पता है, पहले मैंने बता दिया था आपको। अब देखिए, मान लीजिए कि इस दर्पण के ऊपर एक आपतित किरण आपतित हो रही है। ये किरण है, ये किरण आपतित हो रही, तो इसका क्या नाम रखेंगे हम? इसका नाम रखेंगे आपतित किरण, ठीक है। और इस आपतित किरण का नाम दे लिया हमने ए बी। क्या नाम दे लिया स्टूडेंट? हमने ए बी नाम दे लिया। अब इस आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। मैंने जस्ट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बता दिया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये परावर्तन होगा इसका, और परावर्तित होने के बाद में ये किधर से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। और ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण कौन सी हुई? तो ये प्रकाश की किरण हो गई परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण, ठीक है। और इस परावर्तित किरण का नाम दे लिया हमने डी या बी डी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, हम एक अभिलंब डालते हैं, और अभिलंब डालते हैं वक्रता केंद्र से दर्पण के ऊपर। अभिलंब कहाँ से डाल रहे हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो देखिए, ये दर्पण के वक्रता केंद्र से सी बी एक अभिलंब हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। और अब देखिए आगे क्या होता है। सभी को पता है कि ये आपतित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है स्टूडेंट? अभिलंब। ये है हमारा अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है, और वो कोण कहलाता है आपतन कोण। और इस आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम आई से। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। इस परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो कोण बनता है परावर्तन कोण, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, हमने परावर्तन के नियम पढ़े हैं। परावर्तन के नियम में क्या पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, साथ के अंदर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये चीज हमने परावर्तन के नियमों में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझी थी, तो आपको वो चीज़ समझ में भी आ गई थी। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरी समझेंगे। और थ्योरी क्या समझोगे? थ्योरी समझोगे कि माना कि एक अवतल दर्पण, सबसे पहले तो एक इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आएगा, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि एक छोटे द्वारक के लिए दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सिद्ध करने के लिए आपको पूछेगा और वो आपको सिद्ध करनी है। तो इसके लिए मैंने बता दिया है कि एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की देखिए फोकस दूरी, सबसे पहले यहाँ फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल एफ से। तो यहाँ से यहाँ तक ये फोकस दूरी है, और ये कितनी है? स्मॉल एफ, ठीक है। ऐसे ही वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी? तो गोलीय दर्पण को गोले का अंश, कटा हुआ अंश मानते हैं, और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल आर से। तो देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन
के नियम से। और परावर्तन का नियम क्या कह रहा है? परावर्तन का नियम ये कह रहा है कि कोण I और कोण R दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए कोण I ये रहा और कोण R ये रहा, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। तो देखो यहाँ कोण कौन सा है I? तो कोण ABC। कौन सा कोण है स्टूडेंट? तो देख लो कोण ABC। ये कोण कौन सा कोण है? आपतन कोण है। तो यहाँ इस I का मान यहाँ रख लेंगे, कोण ABC बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा? तो देखिए ये परावर्तन कोण है और परावर्तन कोण किसके मध्य बनता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य। ये अभिलंब रहा और ये परावर्तित किरण रही। इसका मतलब अभिलंब कौन सा हो गया? CB और परावर्तित किरण कौन सी हो गई? BD। और इनके मध्य कोण कौन सा बन रहा है? तो कोण CBD। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कोण CBD। ये क्या है? बराबर है किससे? तो आप कह दोगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। और इसको आप समीकरण नंबर दे सकते हो 1। ठीक है। अब देखिए आगे क्या रहेगा? आगे देखो, ये स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा रफली देखो, ये AB एक रेखा है और एक है CP। ठीक है। इन दोनों को एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है BC। सही है। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर है। इसका मतलब कोण I और कोण C अर्थात कोण B और कोण C क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? तो देखिए कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण कौन सा? तो कोण हो जाएगा BCF। क्यों? क्योंकि ये कोण क्या है? तो आप कह दोगे कि ये कोण एकांतर कोण है और इसको समीकरण नंबर क्या दे सकते हो? 2 दे सकते। फिर देख लो ABC, कोण ABC और कोण कौन सा है? BCF। तो सॉरी, हाँ सही है, BCF। ये कोण क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है। अब देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हो, तो तुलना करने पर इसका LHS पद दोनों बराबर हैं, तो इसका RHS पद भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दोगे कि कोण CBD बराबर हो जाएगा कोण BCF के। और इसको समीकरण नंबर कितना दे सकते हो? 3 दे सकते हो। कोण CBD और कोण BCF दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका LHS पद बराबर है। सही है। अब देखिए त्रिभुज लोगे, और त्रिभुज कौन सा लोगे? तो त्रिभुज देखिए कौन सा लोगे? त्रिभुज लोगे यहाँ पर BCF। ये जो त्रिभुज है ये वाला आप त्रिभुज लोगे BCF, ये त्रिभुज लोगे आप। सही है। तो ये त्रिभुज लोगे तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज BCF में, और इनमें क्या है? तो इनमें देखिए एक बार, कोण B और कोण C बराबर है। कोण B और कोण C क्या है? बराबर है। और बराबर होने के कारण जब दो कोण बराबर होते हैं तो इनके आमने सामने की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण B के सामने की भुजा, कोण B के सामने की भुजा बराबर होगी किसके? कोण C के सामने की भुजा के। तो कोण B के सामने की भुजा कौन सी है? तो ये कोण B है और इसके सामने की भुजा कौन सी है? CF। और ये कोण C है और इसके सामने की भुजा कौन सी है? BF। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भुजा, और कौन सी भुजा? तो आप लिख सकते हो
कोण कौन सा है बी, और बी के सामने की भुजा क्या है सी एफ, तो यहाँ लिख सकते हो सी एफ बराबर होगी कोण सी, सी के सामने की भुजा कौन सी है बी एफ, क्या है बराबर है। सही है। अब देखिए आगे, आगे क्या करोगे, यहाँ पर स्टूडेंट एक इसको समीकरण नंबर आप कितना दे सकते हो, इसको समीकरण नंबर दे सकते हो 4। अब एक चीज देखिए, मैंने क्वेश्चन बताया था सिद्ध कीजिए कि एक छोटे द्वारक के लिए, एक छोटे द्वारक के दर्पण के लिए स्टूडेंट ये जो है ये एक छोटा ये दर्पण का द्वारक है। यदि इस द्वारक को हम छोटा कर देते हैं, ऐसे छोटा करेंगे तो छोटा करने पर ये बिंदु किसके निकट आ जाएगा पी के निकट आ जाएगा, अर्थात जो बी बिंदु है दर्पण पर जो आपतित किरण का बी बिंदु है ये किसके निकट आ जाएगा पी के निकट आ जाएगा। किसके निकट आएगा पी के निकट, और पी के निकट आने पर जो बी एफ भुजा है ये किसके बराबर हो जाएगी पी एफ के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि यदि बिंदु बी बिंदु P के निकट हो, तो देखिए क्या होगा, निकट होने पर जो BF दूरी है ये किसके बराबर हो जाएगी PF दूरी के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं कि BF बराबर हो जाएगा किसके PF के, किसके बराबर हो जाएगा PF के। ये समीकरण नंबर 4 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखो, और समीकरण 4 और समीकरण 5 में क्या है कि यहाँ बी एफ का मान कितना आ गया हमारे पास पी एफ आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 4 व समीकरण 5 से, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 4 व 5 से क्या कि जो सी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा पी एफ की। तो यहाँ लिख लिया हमने सी एफ बराबर पी एफ, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया 6। अब देखिए, अतः स्टूडेंट अब आपको एक मान निकालना है, और वो मान निकालना है सी एफ का। देखिए ये रहा सी एफ। सी एफ का मान कैसे निकालोगे, तो सी एफ का मान निकालने के लिए बहुत इजी, देखो मान लीजिए कि ये पूरी जो भुजा है वो कितनी है सी पी है, तो यहाँ देखो ये भुजा जो है वो टोटल भुजा कितनी है सी पी, और इसके मध्य बिंदु क्या है एफ। हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है ये सी रहा और ये एफ रहा, इसका मान हमें निकालना है। और इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे इस सी पी में से क्या घटा देंगे पी एफ घटा देंगे। क्या घटा देंगे सी पी में से पी एफ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी पी माइनस पी एफ, सी पी माइनस पी एफ। ये मान किस में रखेंगे, तो ये मान समीकरण 6 में रखते हैं। इसको आप दे सकते हो समीकरण नंबर 7। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, और ये लिख लेंगे कि समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 6 व 7 से, और समीकरण वो 6 व 7 से क्या रखोगे सी एफ का मान कितना रख दोगे सी पी माइनस पी एफ बराबर क्या है, तो यहाँ रख दोगे पी एफ। ये माइनस की राशि है, इधर आकर के किसकी हो जाएगी प्लस की, और तो यहाँ क्या हो जाएगा सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। एक पी एफ और एक पी एफ कितने हो गए 2 पी एफ। तो सी पी बराबर क्या हो गया 2 पी एफ, समीकरण नंबर 8। सही है। जहाँ क्या
तो जहां, और जहां क्या, सीपी, सीपी बराबर कितना है, आर। क्यों? क्योंकि ये दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो सीपी बराबर आर। ऐसे ही पी एफ, ये रहा पी, ये रहा एफ, और पी एफ बराबर क्या है, स्मॉल एफ। क्यों? क्योंकि ये दर्पण की क्या है, फोकस दूरी है। दर्पण की ये क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ लिख लिया क्या, एफ। उपरोक्त मान किस में रखेंगे, उपरोक्त मान समीकरण नंबर 8 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण नंबर 8 में रखने पर, और समीकरण नंबर 8 में रखेंगे तो सीपी की जगह क्या रखेंगे, आर बराबर पीएफ की 2 की जगह क्या रख लेंगे, 2, और पीएफ की जगह क्या रख लेंगे, एफ। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। या क्या हो जाएगा, तो या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये हमें एफ निकालना है, एफ निकालना है तो ये 2 इस एफ के गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटेवे 2। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि दर्पण की फोकस दूरी, क्या कह सकते हैं, दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरे को ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से।